हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर आपके जो चैप्टर था इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला वो ख़त्म कर लिया था। इस क्लास के अंदर हम नवा चैप्टर आज शुरू करेंगे जिसका नाम है सर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है सर, आपको मैं इस क्लास के अंदर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की इंट्रोडक्शन बताऊंगा, क्या चैप्टर होता है, कौन कौन सी एंट्रीज हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे और क्या बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है सर, फिर इसको करने के बाद हम अपने फेयर नोट्स लिखेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे सर, इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर, बस एक हफ्ते का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और इसको करने से हमारे 4 मार्क्स और पक्के हो जाएंगे पेपर के लिए। ठीक है सर, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपने इशू ऑफ डिबेंचर्स मेरे साथ बहुत अच्छे से करा हुआ है तो रिडेम्पशन भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं इसका 50% पोर्शन आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स के साथ ही करवा चुका था। आपको याद होगा जब मैंने आपको 6 केसेस करवाए थे इशू ऑफ डिबेंचर्स वाले चैप्टर के अंदर, तो उसके अंदर मैंने साथ साथ आपको हर केस के साथ रिडेम्पशन की एंट्रीज भी क्या करवाई थी, लिखवाई थी। ठीक है, आपने क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस भी करी थी, चाहे क्वेश्चन ने पूछा था या नहीं पूछा था, लेकिन मैंने आपको कहा था आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। वो प्रैक्टिस इसलिए करवाई थी ताकि वो इस चैप्टर के अंदर क्या हो सके सर, काम आ सके। बात क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। चलो जी सर, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है सर इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है सर, क्या नाम है सर? इशू ऑफ डिबेंचर्स। चलो सर, देखना सर इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है। मैं जरा एक बार हेडिंग दे दूं चैप्टर के नाम की, फिर हम टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है जी, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, देखो सर टॉपिक है जी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सर ये क्या चीज़ है, आप हमें अच्छे से सिखाओ। मैंने कहा जी देखो, बस थोड़ी सी वेट करो, आपको ये कंसेप्ट सारा अच्छे से समझ आ जाएगा जैसे आपको इशू ऑफ डिबेंचर समझ आया। ठीक है सर? हाँ जी सर, देखना सर, सुनो सर। अब होता क्या है सर, इसके अंदर ध्यान से देखना। देखो सर, हमने इशू वाले चैप्टर के अंदर इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कंपनी क्या करती है। ये है कंपनी। कंपनी को किसकी ज़रूरत होती है सर? पैसों की ज़रूरत होती है। तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर्स को ये जो DH है यानी कि डिबेंचर होल्डर है, इनको करती है डिबेंचर इशू और इनसे ले लेती है पैसे। ठीक है, क्या कर लेती है सर? पैसे ले लेती है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये लाइफ टाइम के लिए इनसे पैसे लेती है? कुछ टाइम के बाद इनको पैसे वापस करने पड़ेंगे सर। कुछ टाइम के बाद इनको पैसे क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे डिबेंचर होल्डर्स के। किसको करने पड़ेंगे सर? कंपनी को। जैसे अगर आप बैंक के अंदर अपने फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD करवा के आते हैं, तो क्या FD लाइफ टाइम की होगी या कुछ उसका मेच्योरिटी पीरियड भी होगा? सर उसका मेच्योरिटी पीरियड भी होगा। और उस मेच्योरिटी पीरियड पे बैंक आपको आपके इंटरेस्ट समेत आपके पैसे जो आपकी प्रिंसिपल यानी कि ओरिजिनल अमाउंट थी, मतलब जितने की आपने FD करवाई थी, वो आपको वापस कर देगा। इसी तरीके से कंपनी भी क्या करती है सर, जब रिडेम्पशन का दिन आता है, रिडेम्पशन का मतलब जब इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, ये एग्रीमेंट हुआ सर कि एग्रीमेंट ये हुआ कि आपके पैसे 5 ईयर्स के बाद क्या कर दिए जाएंगे? वापस कर दिए जाएंगे। तो इनकी मेच्योरिटी पीरियड कितने सालों के बाद आएगी सर? 5 सालों के बाद आएगी। आपको अगर याद हो, हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक करा था जिसके अंदर हम डिस्काउंट ऑन इशू को राइट ऑफ करते थे और आपको क्वेश्चन ये भी बताता था कि आपने जो इनकी डिबेंचर्स की लाइफ है यानी कि मैच्योरिटी पीरियड कब है? 5 साल का, 6 साल का है, तो आप उस डिस्काउंट को उस पीरियड के अंदर राइट ऑफ करते थे। याद आ गया? हाँ जी सर। तो मैं उसी बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि ये जो 5 ईयर्स दे रखा है, ये किसकी बात कर रखी है सर? ये है मैच्योरिटी पीरियड। किसका मैच्योरिटी पीरियड है सर? डिबेंचर होल्डर्स का मैच्योरिटी पीरियड नहीं, डिबेंचर्स का मैच्योरिटी पीरियड है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड किसका सर? डिबेंचर्स का। मतलब 5 साल के बाद कंपनी इन डिबेंचर होल्डर के पैसे वापस करेगी। ठीक है, अब सर इशू के टाइम की एंट्रीज तो हमने सीख ली इशू वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब ये रिडेम्पशन के टाइम पे क्या एंट्रीज होती हैं? जब कंपनी पैसे वापस करती है डिबेंचर होल्डर्स के, तो रिडेम्पशन के टाइम पे क्या एंट्रीज होंगी वो अब हमने सीखनी है। ठीक है, क्या एंट्री होगी अब हमने वो सीखनी है। सर आपने हमें तो सिखा दी थी रिडेम्पशन की भी एंट्री। मैंने कहा हाँ मैंने सिखाई तो सी, लेकिन मैंने वो 50% एंट्री सिखाई थी, अभी थोड़ी सी एंट्रीज और बाकी हैं सर। थोड़ी सी यानी कि 2 एंट्रीज आपको भी 2 या 3 एंट्रीज और सिखानी है। ठीक है जी, हाँ। लेकिन सर जो मैंने आपको इशू के टाइम पे सिखाई थी एक बार उसको रिवाइज कर ले। हाँ जी सर, एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमें वो कंसेप्ट क्लियर है। मैंने कहा जी हाँ जी, चलो देखो सर, मैंने आपको बताया था कि रिडेम्पशन के टाइम पे आप एंट्रीज क्या पाते हो सर? रिडेम्पशन के टाइम पे आपने सर बताया था डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाता है, क्योंकि डिबेंचर्स हमारी लायबिलिटी होती है और जब हम लायबिलिटी को पे करते हैं
तो वो डेबिट हो जाता है। क्यों डेबिट हो जाता है सर? डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो जब हमने डिबेंचर्स को इशू करा था तो डिबेंचर्स को हमने क्रेडिट करा था क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी थी। लेकिन जब मैं रिडेम्पशन कर रहा हूँ, यानी कि कंपनी जब रिडेम्पशन कर रही है तो डिबेंचर्स उनकी लाइबिलिटी अब नहीं रहेगी क्योंकि वो उनके पैसे वापस कर रहे हैं। जब डिबेंचर्स उनकी लाइबिलिटी ही नहीं है, लाइबिलिटी जब कैंसिल हो रही है तो वो कैंसिल कैसे होएगी सर? लाइबिलिटी को जब हमने बनाया था तो क्रेडिट करा था, जब उसको कैंसिल करेंगे तो डेबिट कर देंगे क्योंकि एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज़ अ डेबिट। हमने डबल एंट्री का रूल सीखा हुआ है। बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो डिबेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा सर? डेबिट हो जाएगा। और साथ में क्रेडिट में कौन आ जाता था, याद है सर? टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अगर केस सर प्रीमियम, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे होती थी तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी क्या हो जाता था सर? डेबिट हो जाता था, अगर आपको याद हो तो। हाँ जी सर याद है, अभी सारी केसेस याद आ जाएंगे। उसके बाद फिर अगली एंट्री होती थी डिबेंचर होल्डर टू डेबिट टू बैंक। डिबेंचर होल्डर को हम पैसे दे के जितने इस एंट्री में बनते थे उसके रफा दफा कर देते थे, मतलब उसको कहते थे ले भाई अपने पैसे पकड़ और जा। ठीक है, ये दो एंट्री आपको याद है? हाँ जी सर। ये आपका 50% पोर्शन कंप्लीट है मेरी तरफ से। ठीक है, अब सिर्फ कितना पोर्शन रह गया आपको सिखाना? नेक्स्ट 50%। ठीक है सर। चलो अब मैं आपको एक बात बताऊं सर, रिडेम्पशन करनी इतनी आसान नहीं होती है सर, मतलब मुश्किल चैप्टर है। मैंने कहा आपके लिए नहीं, आपके लिए तो एंट्रीज है सर। मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि कंपनीज के लिए रिडेम्पशन करनी इतनी आसान नहीं होती। क्यों नहीं होती सर? देखो सर, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कंपनी को क्या करनी पड़ती हैं सर? फुलफिल करनी पड़ती हैं। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ देखो, पहले मैं आपको बताऊँ, जो जब भी कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करती है, डिबेंचर्स को रिडीम करती है, ठीक है, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? डीआरआर बनाना पड़ता है। हैं सर, ये डीआरआर क्या होता है? मैंने कहा जी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जब भी कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करती है तो कंपनी को एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यानी कि डीआरआर बनाना पड़ता है। सर ये क्या होता है? मैंने कहा जी रुको, अभी आपको सब पता चलेगा कि डीआरआर क्या होता है। सुनो जरा, देखो सर, जो सेक्शन, मैं आपको एक सेक्शन लिखवा रहा हूँ, इसको अंडरलाइन करना, और जब मैं नोट्स लिखवाऊंगा तब दोबारा लिखवाऊंगा, लेकिन इसको याद रखना, पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। सेक्शन 71 सब सेक्शन 4। ठीक है जी, सेक्शन 71 सब सेक्शन 4। सर आपको पता है ये लॉ की लैंग्वेज है। लॉ के अंदर कोई भी एक्ट होता है ना, जैसे आपने कंपनीज एक्ट का नाम सुना हुआ है, उस एक्ट के अंदर कोई भी किसी टॉपिक के बारे में कोई चीज़ लिखी होती है ना, तो वो सेक्शंस की फॉर्म में लिखी होती है। बात ठीक है? जैसे आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो वहाँ पे सेक्टर्स बने होते हैं, इस कॉलोनी का ये सेक्टर या उस स्टेट या उस सिटी के सेक्टर्स बने होते हैं। इसी तरीके से जब भी आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे ना, तो कंपनीज एक्ट के अंदर किसी भी टॉपिक के बारे में आप चर्चा करेंगे वो किसी सेक्शन नंबर में लिखी होगी। तो इसी तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 के जो ये चर्चा कर रखी है सर रिडेम्पशन के बारे में, डीआरआर के बारे में, वो सेक्शन 71 के अंदर कर रखी है, और इसे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं सब सेक्शन। अगर मैं इसके साथ एक और ब्रैकेट लगा दूँ ना, ए लिख दूँ, वैसे तो है नहीं, देखो अगर लॉ की लैंग्वेज आपने समझनी है तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 71 सब सेक्शन 1 या 4A, तो ये सर सेक्शन नंबर है, ये सब सेक्शन है उसका, और ये क्लॉज है, दिस इज क्लॉज। ऐसे लॉ की लैंग्वेज पढ़ी जाती है। दिस इज सेक्शन नंबर एंड दिस इज सब सेक्शन एंड दिस इज ऑल्सो, एक और अगर ब्रैकेट आ जाता तो यहाँ पे वो क्लॉज बन जाता। तो आपको मैंने थोड़ी सी लॉ की नॉलेज दी कि सेक्शन नंबर को कैसे रीड किया जाता है। बात क्लियर है? आपको नॉलेज दिया, आपके वैसे किसी काम की नहीं है अभी, आप जब इसके बाद हायर स्टडीज़ करेंगे तो वहाँ पे काम आएंगी, लेकिन मैंने आपको अभी ही 12th में नॉलेज दे दी। इस सेक्शन नंबर याद जरूर रखना सर, 71 सब सेक्शन 4 ऐसा कहता है डीआरआर बनाने के लिए। और किसका सेक्शन कहता है सर? ये ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अब देखो सर होता क्या है सर, सेबी है ना जुन सा है सर, सेबी कौन है? हमारा दोस्त। मैंने कहा नहीं सर, सेबी आपका दोस्त नहीं। ठीक है, सेबी का मतलब है सेबी का मतलब है सर क्या? बोलो। सेबी का मतलब आपने नाम सुना हुआ बिजनेस स्टडीज़ के अंदर? नहीं सर, अभी हमने चैप्टर नहीं पढ़ा। मैंने कहा जी सुनो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओ याद आया सर? हाँ जी सर याद आ गया। देखो सर, अभी आप ना जब बिजनेस स्टडीज़ के अंदर एक चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, अभी तो नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको क्योंकि वो पार्ट बी का टॉपिक है।
ठीक है ना, कैपिटल मार्केट्स वगैरह वाला, उसके अंदर मनी मार्केट कैपिटल मार्केट्स वाला एक टॉपिक आएगा, वहाँ पे आपको सेबी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, सेबी की एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम बेसिकली मेन जो उसकी फुल फॉर्म है उसे हम क्या कहते हैं सर, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब क्या होता है सर, हमारे इंडिया के अंदर एक सेबी एक्ट बना हुआ है, सेबी वो बना हुआ है, वो क्या करता है सर, गाइड करता है कि आपकी जो सिक्योरिटीज़ वगैरह है ना, आपको पता है डिवेंचर्स वगैरह ये आपकी सिक्योरिटीज़ वगैरह है। अब देश के अंदर कोई लोग घपले ना करें, कोई स्कैम ना करें, उसके कारण सेबी को बनाया गया। ठीक है, सेबी क्या करती है, सारी कंपनीज के ऊपर निगरानी रखती है। बेसिकली जो सेबी है ना, सेबी क्या करती है सर, ये अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान रखती है। इन्वेस्टर्स कौन सर, हम जैसे लोग। अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स खरीदते हैं तो उसकी क्या सिक्योरिटी है, मतलब उसकी क्या श्योरिटी है कि जो हमारे पैसे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, हमें वापस मिल जाएंगे। ठीक है, ये कौन कहता है सर, ये कौन वादा करता है सर, सेबी। सेबी क्या करता है सर, ये एक किस्म से उन पे निगरानी रखता है, बिल्कुल गाइड करता है और उन पे निगरानी रखता है। किसके ऊपर निगरानी रखता है सर, कंपनीज के ऊपर। कंपनीज को ये चेक करता रहता है कि कोई भी कंपनी कोई फ्रॉड ना करे, अपने इन्वेस्टर्स के पैसे ना डुबाए या इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी ना करे। ठीक है, आपने कई स्कैम सुने होंगे कि जैसे आपने ना क्या बोलते हैं, फ्रॉडस्टर के स्कैम सुने होंगे। क्या करते हैं जी, कोई कंपनी ने डिबेंचर इशू करे, ठीक है, लोगों से पैसे ले लिए और बाद में पता चला ऐसी तो कोई कंपनी थी नहीं। लोगों ने क्या करा, पैसे भी दे दिए और बाद में पता चला ऐसी कोई कंपनी नहीं थी, जो डिवेंचर भी नहीं मिले और पैसे भी डूब गए। तो ऐसे स्कैम्स वगैरह ना हो या फिर कोई कंपनी धोखाधड़ी ना करे, मतलब लोगों को पैसे लेने के बाद में वापस करने से ही मुकर जाए। मतलब कंपनी तो एग्जिस्ट करती है लेकिन बाद में पैसे देने से ही ना मुकर जाए, तो ऐसे काम ना हो। इसलिए हमारे पास एक इंडिया के अंदर एक बोर्ड बना हुआ है जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेसिकली इन्वेस्टर्स की क्या करता है, सुरक्षा करता है ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे। आपने अपने टीवी के अंदर ऐड भी देखी होगी कि इन्वेस्टर्स का ध्यान कौन रखता है, सेबी की एक ऐड भी आती है, एडवर्टीजमेंट आती है ना सेबीज के नाम से। मैं आपको उसका लोगो बता देता हूँ, ऐसे करके लोगो सा बना हुआ आता है, ऐसे सेबी करके, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो ये एडवर्टीजमेंट आती है कभी बार अपना टीवी चैनल्स के ऊपर, आपको याद होगा। ठीक है, चलो आपने इतना नहीं बताना, मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। आप बिजनेस स्टडीज़ के अंदर बेसिकली इसका मेन मोटिव पढ़ेंगे कि सेबी करता क्या। ठीक है, इसके फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस वगैरह बहुत सारे फंक्शंस आएंगे, आपने वहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको नॉलेज दी। तो सर ये होता क्या है सर, डीआरआर। सर देखो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊँ डीआरआर का मतलब क्या होता है। देखो सर, जब आप रिडेम्पशन कर रहे हो, ठीक है, आपने लोगों से पैसे कब लिए, यानी कि डिवेंचर होल्डर से पैसे कब लिए कंपनी ने, सर आज से 5 साल पहले पैसे लिए थे। अब रिडेम्पशन कब करनी है सर, 5 साल के बाद करनी है। तो ये सेबी कहती है भाई साहब ऐसा है, जब भी तुमने रिडेम्पशन करनी है ना, रिडेम्पशन करने से पहले तुमने डीआरआर बनाना है। डीआरआर का मतलब है सर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है। मतलब तुमने कुछ अमाउंट जितने के तुमने रिडेम्पशन करनी है ना, मतलब जितने तुम्हारे टोटल डिवेंचर है, वर्ड देखो मैं टोटल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसको भी जाके मैं और अच्छे से समझाऊंगा टोटल वर्ड के मतलब, टोटल वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है जी, हाँ जी। तो जब भी कंपनी रिडेम्पशन कर रही होती है ना, तो अपना सेबी कहता है भाई साहब आपने रिडेम्पशन करने से पहले, वर्ड सुनो, रिडेम्पशन करने से पहले, नॉट बाद, रिडेम्पशन करने से पहले। और कितना पहले वो अभी डेट भी बताऊंगा। पहले ये लॉजिक समझो कि रिडेम्पशन करने से पहले सेबी कहती है कंपनीज को कि तुमने एक डीआरआर बनाना है, यानी कि रिजर्व बनाना है। उस रिजर्व का नाम है सर डीआरआर, यानी कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और कब बनाना है सर, 31 मार्च, मतलब रिडेम्पशन से पहले जो 31 मार्च आया उस दिन बनाना है। क्यों बनाना है, अब बात समझो। देखो सर ऐसा है, कंपनीज को क्या होता है कि सेबी को ऐसा लगता है कि कंपनीज के पास पैसे पहले ही तैयार होने चाहिए रिडेम्पशन से पहले। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, आपने थोड़े दिनों बाद कहीं घूमने जाना है, तो पहले आप तैयारी करके रखोगे या फिर उसी दिन तैयारी करोगे, जिस दिन आप जा रहे हो उसी दिन मॉर्निंग में तैयारी करोगे। सर ऑब्वियस ही बात है, जब हमने जाना होगा उससे पहले ही तैयारी करेंगे ना। अगर हमने फॉरेन वगैरह कहीं जाना है तो हम पैकिंग वगैरह 1 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले ही तैयार करके रखते हैं सारी चीज़ें, ताकि इन केस जब हम जा रहे हो उस टाइम पे हमारे से कोई चीज़ छूट ना जाए या फिर कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है ना, इसी तरीके से सेबी भी क्या कहता है कंपनीज को, भाई साहब ऐसा है, जब तुम्हारे 5 साल पूरे होने को आ रहे हैं रिडेम्पशंस के, तो सिर्फ 5 साल जिस दिन पूरे होंगे उस दिन ना पैसे तैयार करना, उससे पहले ही तैयारी करके रखना। ठीक है जी, तो ये सेबी कहता है कि तुमने क्या करना है, सबसे पहले एक डीआरआर बनाना है, रिजर्व बनाना है रिडेम्पशन से पहले। कितना पहले ये अभी मैं डेट सिखाऊंगा। ठीक है, ये अभी डेट सिखा रहा हूँ, डीआरआर बनाना है। और कितना बनाना है सर, ये भी डिपेंड करेगा 2 चीज़ों के ऊपर है। मैंने कहा जी हाँ, देखो ये चीज़ें जो डिपेंड करेंगी कि कितना डीआरआर बनाना है, ये डिपेंड करेगा 2 चीज़ों पे। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो आप रिडेम्पशन कर रहे हो
जब आप डिबेंचर की रिडेम्पशन कर रहे हो वो आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो या फिर आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हो? है सर इसका क्या मतलब है? देखो, जब भी रिडेम्पशन होती है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होएगी या तो आउट ऑफ कैपिटल होएगी। आपने कुछ नहीं लिखना, अभी मैं नोट्स लिखवाऊंगा हर बार की तरह, हर चैप्टर की तरह, आपने सिर्फ अभी फोकस करके समझना है, ठीक है जी। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लो। रिडेम्पशन जब भी कंपनी करेगी तो उसके कोई सोर्सेस होंगे, मतलब उसके पास किसी सोर्स से पैसा आएगा तभी वो रिडेम्पशन करेगी ना कंपनी। देखो कंपनी का एक सोर्स तो क्या है कि वो या तो अपने प्रॉफिट में से, आउट ऑफ प्रॉफिट में से, मतलब जो उसने प्रॉफिट कमाया उस वाले पैसों में से, उस प्रॉफिट में से रिडेम्पशन कर दे, ठीक है जी। या फिर कंपनी क्या करे, जो उसके पास कैपिटल पड़ी हुई है, मतलब लोगों के जो उनसे पैसे पड़े हुए हैं या अपने पैसे पड़े हुए हैं शेयर्स के, उस कैपिटल में से क्या कर दे, रिडेम्पशन कर दे। बात क्लियर है? दो तरीके हैं, या तो जो आपने ताज़ा ताज़ा प्रॉफिट कमाया उसमें से क्या कर दो, रिडेम्पशन कर दो, ठीक है। या फिर आप क्या करो, जो आपके पास कैपिटल की फॉर्म में पैसे पड़े हैं उस पैसों की हेल्प से आप क्या कर दो, रिडेम्पशन कर दो। बात क्लियर है? हाँ जी सर। तो देखो सर, अगर तो आपने आउट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल की हेल्प से क्या कर रहे, रिडेम्पशन करी, तब आपको 25% DRR बनाना है। कितना बनाना है सर? 25%। ये अभी 25 किसका करना है अभी मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूँ। पहले ये समझो, अगर रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है तो आपने कितना बनाना है सर? 25% DRR बनाना है। लेकिन सर अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट में से हमने पैसे निकाल के देने हैं DRR की फॉर्म में जमा कराने हैं, रिडेम्पशन हम आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे, तब हमें 100% DRR बनाना है। ओह, कितना DRR बनाना है सर? 100%, ठीक है। ये मतलब 100% DRR बनाना है। बात क्लियर होगी? हाँ जी सर। तो मैंने आपको ना सर अभी आपको सिर्फ एक चीज़ सिखाई, मैंने आपको सिर्फ इतना सा समझाया। मैंने आपको ये कहा सर, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन स्टडी करोगे तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखना, जब भी आपको रिडेम्पशन का क्वेश्चन आएगा, कि क्वेश्चन आपको रिडेम्पशन किस फॉर्म से करने, मतलब किस सोर्स से करने के लिए कह रहा है। या तो आउट ऑफ कैपिटल कहेगा या तो आउट ऑफ प्रॉफिट कहेगा, दोनों नहीं कहेगा कभी भी। बात क्लियर है? ठीक है, बात क्लियर रखना कि दोनों कभी नहीं कहेगा। क्वेश्चन या तो आउट ऑफ कैपिटल कहेगा या तो आउट ऑफ प्रॉफिट कहेगा। लेकिन सर अगर क्वेश्चन कुछ कहना ही भूल गया तो सर फिर आप अपने आप एजम्पशन मानोगे कि आउट ऑफ कैपिटल है। एजम्पशन क्या मानोगे सर? आउट ऑफ कैपिटल है। अगर क्वेश्चन बताना भूल गया कि रिडेम्पशन हमने आउट ऑफ कैपिटल में से करनी है या आउट ऑफ प्रॉफिट में से करनी है, तब आप एजम्पशन क्या लोगे सर? आउट ऑफ कैपिटल। लेकिन अगर क्वेश्चन ने खुद बता दिया तो आपने वो चीज़ फॉलो करनी है। ऐसा नहीं होगा कि वो दोनों कह दे। बात क्लियर है? हाँ जी। तो आप मेरे साथ एक बार याद करो, अगर आउट ऑफ कैपिटल में से रिडेम्पशन होगी तो 25% DRR बनाना है। किसका बनाना है 25%? अभी सिखा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। लेकिन अगर रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो रही है तो हमने DRR कितना बनाना है सर? 100% DRR बनाना है। किसका बनाना है अभी बता रहा हूँ, ठीक है सर? हाँ जी सर, क्लियर है। देखो सर, अब मैंने आपको इतनी सी बात बताई, जो रिडेम्पशन होगी, रिडेम्पशन जब भी होगी तो रिडेम्पशन कहाँ से हो सकती है सर? या तो रिडेम्पशन आप कर सकते हो, या तो आप रिडेम्पशन कर सकते हो आउट ऑफ प्रॉफिट या फिर आउट ऑफ कैपिटल, या फिर आउट ऑफ कैपिटल। अगर आउट ऑफ कैपिटल होगी तो हमने DRR कितना बनाना है सर? DRR हमने बनाना है 25% ऑफ किसका बनाना है अभी सिखा रहा हूँ। लेकिन अगर आउट ऑफ कैपिटल हम कर रहे हैं रिडेम्पशन तो DRR कितना बनेगा सर? 100%। किसका बनेगा? ऑफ अभी बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं ऑफ बता रहा हूँ किसका बनेगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब आपने 25% तो बनाना है। किसका DRR बनेगा, मतलब किसकी हेल्प से DRR बनेगा, मतलब 25% किसका करना है वो बता रहा हूँ। देखो, जब भी आप रिडेम्पशन करते हो ना सर, रिडेम्पशन जब भी करते हो, जब आप रिडेम्पशन कर रहे हो ना, तो आपने DRR जो बनाना है वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स का बनाना है। ओह, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स एट देयर फेस वैल्यू हैं। मैंने कहा हाँ जी। आपको याद है आप इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स को देते थे वो किस पे देते थे? क्या आप ये ध्यान रखते थे कि डिबेंचर्स पार पे इशू हुए हैं या डिस्काउंट पे इशू हुए हैं या प्रीमियम पे इशू हुए हैं? क्या इसका फ़र्क ही नहीं पड़ता था इंटरेस्ट देते टाइम? सर फ़र्क ही नहीं पड़ता था। हमें तो आपने एक बात सिखाई थी, जो डिबेंचर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है वो इंटरेस्ट किस पे दिया जाएगा सर? जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो दिया जाएगा फेस वैल्यू पे। बात क्लियर है? हाँ जी सर। फेस वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू, जितने का ओरिजिनल वैल्यू है डिबेंचर्स की उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। तो बिल्कुल
सही बात है सर। जब आप डीआरआर भी बनाओगे तो डीआरआर आप किसका बनाओगे सर? डीआरआर हम बनाएंगे टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स, मतलब जितने कंपनी के टोटल डिबेंचर्स हैं। अभी ये टोटल वर्ड अभी मैं और एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये समझो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स का बनाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स किस वैल्यू पे बनाएंगे सर? टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स को हम बनाएंगे फेस वैल्यू पे। सपोज करो कंपनी के टोटल 10,000 डिबेंचर्स होल्ड, कितने डिबेंचर्स है सर? 10,000 डिबेंचर्स है। और पर डिबेंचर की फेस वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी है सर? 100 रुपीज़। अगर आपने डिबेंचर्स को पार पे इशू करा, प्रीमियम पे करा या डिस्काउंट पे करा है, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? ओरिजिनल यानी कि फेस वैल्यू। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट जो सा मर्जी केस है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? टोटल डिबेंचर्स। कौन से डिबेंचर? टोटल डिबेंचर्स। तो ये कितना आ गया सर? ये सर आ गया 10 लाख। अब इसका आप 25% कर दो अगर आप आउट ऑफ कैपिटल में से कर रहे हो रिडेम्पशन, ठीक है? वो डीआरआर कितना बन जाएगा? 2,50,000। लेकिन अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो तो इस 10 लाख का 100% करो सर। 100% करेंगे तो कितना आएगा सर? 10 लाख। ओह, मतलब अगर रिडेम्पशन हुई आउट ऑफ कैपिटल, अगर रिडेम्पशन हुई आउट ऑफ कैपिटल तो 25% बनाना है। किसका बनाना है सर? टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर एट देयर फेस वैल्यूज़ का। और अगर रिडेम्पशन हुई किससे सर? अगर रिडेम्पशन हुई आउट ऑफ प्रॉफिट तो अब हमने कितना बनाना है? 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ टोटल डिबेंचर्स। बात क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ, अब सर मैं आपको टोटल वर्ड भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो सर, टोटल का मतलब क्या है? अगर कंपनी के पास 10,000 डिबेंचर है और कंपनी 10,000 डिबेंचर्स ही रिडीम कर रही है तब तो आपने यहाँ पे यही लेनी है। लेकिन अगर कंपनी के पास टोटल डिबेंचर्स कितने हैं सर? 10,000 डिबेंचर्स हैं, ठीक है? लेकिन कंपनी उसमें से डिबेंचर्स कितने रिडीम कर रही है सर? कंपनी डिबेंचर रिडीम कर रही है 4 लाख, मतलब 4,000 डिबेंचर्स रिडीम कर रही है, मतलब 4 लाख रुपीज़ के डिबेंचर रिडीम कर रही है। क्योंकि आप देखो ना, जब आप 4,000 डिबेंचर रिडीम करोगे 10,000 में से तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100 ओरिजिनल वैल्यू आएगी। तो 4 लाख के डिबेंचर आप रिडीम कर रहे हो तो तब सर हमने क्या 4 लाख पे बनाना है? मैंने कहा जी नहीं। कंपनी के पास अगर 10,000 डिबेंचर्स हैं, 10,000 डिबेंचर यानी कि इंटू 100 10 लाख रुपीज़। अगर कंपनी 10,000 के 10,000 डिबेंचर रिडीम करती है तब भी आपने डीआरआर किस पे बनाना है? 10 लाख पे। लेकिन अगर कंपनी 10,000 के कंपनी का 10,000 डिबेंचर है उसमें से रिडीम कितने कर रही है? 4,000 डिबेंचर रिडीम कर रही है, तब भी आपने जो डीआरआर बनाना है ये 4,000 पे नहीं बनाना, तब भी आपने किस पे बनाना है? 10 लाख पे बनाना है। बात क्लियर होगी? तब भी मैंने यहाँ पे वर्ड क्या सिखाया था सर? टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स। बात क्लियर है? हाँ जी सर। एक बार फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आपके पास 10,000 टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, टोटल डिबेंचर्स कंपनी के पास कितने हैं? 10,000 डिबेंचर है और उनकी फेस वैल्यू कितनी है सर? 100, ठीक है जी? तो आपके पास टोटल फेस वैल्यू कितनी है टोटल डिबेंचर्स की सर? 10,000 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 10 लाख। अब देखो, अब आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितने डिबेंचर्स रिडीम कर रही है। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितने डिबेंचर्स रिडीम कर रही है। आपने हमेशा जो डीआरआर बनाना है वो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स का बनाना है। अगर कंपनी 10 के 10,000 डिबेंचर रिडीम कर रही है तब भी इस पे बनेगा। अगर कंपनी एक डिबेंचर, मैंने कहा एक डिबेंचर भी अगर रिडीम कर रही है तब भी इस पे बनेगा। 400 कर रही है, 500 कर रही है, 1,000 कर रही है, 5,000 कर रही है, 6,000 कर रही है, तब भी डीआरआर किस पे बनेगा? इसी 10 लाख पे बनेगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये ध्यान रखना, डिबेंचर जितने मर्जी रिडीम हो रहे हो चाहे सारे रिडीम हो रही हो, हमेशा किस पे बनेगा? टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये दिमाग में बिठा लेना, ठीक है? बस आपका काम क्वेश्चन के अंदर ये चेक करना है कि जो रिडेम्पशन हो रही है वो आउट ऑफ कैपिटल हो रही है या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट हो रही है। क्योंकि सर अगर आउट ऑफ कैपिटल होगी तो आपको 25% बनाना है इस 10 लाख का, ठीक है? 25% डीआरआर बनाना है। लेकिन अगर हो रही होगी आउट ऑफ प्रॉफिट तो आपको ध्यान रखना है इसका, मतलब किसका सर? ये जो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर एट देयर फेस वैल्यू है इसका 100% बनाना है। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट हो रही है तो रिडेम्पशन। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर हमेशा ये जजमेंट लेना। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपने यही पढ़ना है कि जो रिडेम्पशन हो रही है वो आउट ऑफ कैपिटल हो रही है या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट हो रही है। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट हो रही है तो सर 100% डीआरआर बनाना है। सर किसका बनाना है? टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर एट देयर फेस वैल्यू। हमें कोई मतलब नहीं है डिबेंचर्स पार पे इशू हुए हैं, प्रीमियम पे हुए हैं या फिर डिस्काउंट पे। हमें तो फेस वैल्यू यानी कि ओरिजिनल
वैल्यू जो हमारी है 100 रुपीज़, उससे मतलब है। क्वेश्चन के अंदर फेस वैल्यू चेंज भी हो सकती है, 100 हमेशा ना मान के चलना, ठीक है, रट्टा ना लगा लेना। अगली चीज़, अगर आउट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल की हेल्प से रिडेम्पशन हो रही है तो DRR आपने 25% बनाना है। सर किसका बनाना है? टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर एट देयर फेस वैल्यू का। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अब आपको एक मज़ेदार बात और बता दूँ, देखो सर, कभी कभार क्या होता है सर, कंपनी के पास ऑलरेडी DRR पहले से ही बना हुआ होता है। कंपनी के पास ऑलरेडी DRR पहले से ही बना हुआ होता है, मतलब बना हुआ था मतलब कंपनी ने कभी पहले डिवेंचर इशू करे होंगे या फिर रिडीम करे होंगे, कंपनी के पास DRR पड़ा हुआ होगा। बात क्लियर है? हाँ जी सर, पड़ा हुआ होगा। अगर कंपनी के पास ऑलरेडी कुछ DRR बचा हुआ है तो क्या कंपनी थोड़ा DRR बना सकती है? मैंने कहा जी हाँ, तब ये रिलैक्सेशन सेबी ने दे रखी है। मतलब मेरी बात समझना, ध्यान से सुनना सर, मैंने कहा क्या, देखो सर, मैंने क्या बताया सर, मैंने ये कहा कि सपोज करो कंपनी ने क्या करा, कंपनी का 10,000 डिबेंचर्स हैं ऑफ 100 ईच, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी है सर डिबेंचर्स की? 10 लाख। और आपको पता है इसी फेस वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर पे DRR बनता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कंपनी डिबेंचर रिडीम करना चाह रही है, डिबेंचर्स को रिडीम करना चाह रही है, और जो कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करना चाह रही है वो आउट ऑफ कैपिटल करना चाह रही है। अगर जैसे ही आपने वर्ड सुना आउट ऑफ कैपिटल करना चाह रही है तो आपके दिमाग पे घंटी बजी, हाँ जी सर बजी। मेरे को बताओ कितना DRR बनाओगे सर? 25%, परसेंटेज याद रखना 25%। तो अब 25% आप किसका करोगे सर? इस 10 लाख का। कितना आएगा सर? 2,50,000। तो कंपनी को DRR कितना बनाना चाहिए सर? 2,50,000। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कंपनी के पास पहले DRR पड़ा हुआ है, थोड़ा सा बैलेंस पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो क्या कंपनी तब भी 2.5 लाख का बनाएगी या कम कर सकती है? सर उस वाली अमाउंट को कम कर सकती है कंपनी, अगर कंपनी के पास ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं। देखो सर कैसे कर सकती है, देखो मैं आपको इसी क्वेश्चन में कहता हूँ कि कंपनी आपको अपना क्वेश्चन आपको एक और अमाउंट देता है कि कंपनी हैज़ had a balance of DRR रुपीज़ 50,000। कंपनी के पास 50,000 रुपये का बैलेंस DRR में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ऑलरेडी भी वर्ड लिख लेता हूँ, कंपनी के पास कोई पुराना बैलेंस DRR के अंदर 50,000 रुपये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो क्या कंपनी ये 50,000 रुपये को यूज़ कर सकती है? हाँ जी सर। अब आप पहले क्या करना सर, मैं आपको लॉजिक बता दूं, अदरवाइज आप इसके अंदर ना कंफ्यूज रहते हैं बड़े बच्चे, क्योंकि कभी कभार टीचर क्या करता है स्कूल में ये चीज़ सिखा देता है, सर ये याद रख लेना, वो याद रख लेना। मैं आपको बड़ा क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। देखो सर, क्वेश्चन के अंदर DRR का ऑलरेडी चाहे बैलेंस क्यों ना दे रखा हो, मतलब पुराना बैलेंस ऑलरेडी क्यों ना दे रखा हो, आपने उसको बाद में देखना है। सबसे पहले आप क्या करो, टोटल DRR बनना कितना चाहिए था पहले वो निकालो। देखो सर कितना DRR बनना चाहिए था, मैंने पहले वो निकाला। हाँ जी सर। मैंने क्या देखा सर, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने और उसकी फेस वैल्यू कितनी है, मैंने टोटल डिबेंचर्स एट देयर फेस वैल्यू निकाल लिया। फिर मैंने ये देखा कि आउट ऑफ कैपिटल है या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट है। मैंने देखा सर ये आउट ऑफ कैपिटल है, तो मैंने आउट ऑफ कैपिटल देखा सर 25% आता है, आउट ऑफ कैपिटल में परसेंटेज 25% लगती है, तो मैंने 25% यानी कि 10 लाख का कर दिया, 2.5 लाख रुपये आ गया। ठीक है जी। सबसे पहले आपने ये निकालना है कि बनना कितना चाहिए था। जब आपने ये देख लिया सर बनना चाहिए था 2.5 लाख, अब देखो कितना ऑलरेडी बना हुआ है। सर ऑलरेडी बना हुआ है 50,000, तो अब आप कितनी रिलैक्सेशन ले सकते हो? सर देखो बनना तो चाहिए था 2,50,000, ठीक है। DRR इज टू बी मेड, DRR बनना कितना चाहिए था? 2.5 लाख रुपये, लेकिन ऑलरेडी कितना बना हुआ है? सर ऑलरेडी बना हुआ है 50,000, ऑलरेडी बना हुआ 50,000, तो मैं इसमें से 50,000 माइनस कर दूंगा, तो कितना बनना चाहिए अब? 2 लाख। ओह ठीक है सर, मज़ा आ गया सर, समझ आ गया। तो मैंने आपको ये समझाया, सबसे पहले आप ये जजमेंट लो क्वेश्चन से कि क्वेश्चन के अंदर कितना DRR बनना चाहिए, बनना कितना चाहिए, और ये जजमेंट आपको मिलेगी सर कि आउट ऑफ कैपिटल बनाना है या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट बनाना है। तो पहले आप टोटल निकाल लो कि बनना कितना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी ये बता रखा है कि पहले भी इतना DRR बना हुआ है, तो उतना आप DRR माइनस कर दो। बात क्लियर है? हाँ जी सर, बात क्लियर होगी? हाँ जी सर। चलो अगली चीज़, एक और मजे की बात सर, ये वैसे क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं जो मैं अब चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हैबिट है ना कि जब भी कॉम्प्लिकेशन है, कोई भी यहाँ पे वर्ड्स हो सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक हो सकता है, वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको पहली बार। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऑलरेडी कंपनी के पास DRR 50,000 की जगह 2,60,000 का पड़ा हुआ होता, तो अब क्या करते हैं?
सर अगर 2.5 लाख रुपए का डीआरआर हमने बनाना था और कंपनी का ऑलरेडी 2,60,000 का डीआरआर पहले से ही बना हुआ है, अब क्या करें? तब सर उस केस में आपको डीआरआर बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप सारा का सारा 2.5 लाख रुपए इस 2,60,000 में से यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको 1 रुपये का भी डीआरआर बनाने की नवा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 2,60,000 पड़े हुए हैं डीआरआर के अंदर। तो 2.5 लाख बनाने की जरूरत क्या है जब पहले से ही पड़े हुए हैं? लेकिन ऐसा पेपर के अंदर ना क्वेश्चन कभी आया है, ना कभी आएगा, ना ये कंसेप्ट आपकी बुक में भी है, ठीक है। लेकिन मेरे पास ये नॉलेज थी, मैंने कहा चलो आपके साथ ये शेयर कर दूं, अगर आपके में से किसी के भी माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ठीक है ना। आप मेरे पास फेस टू फेस तो हो नहीं, लेकिन मेरे को पता है दिल की बात, ठीक है ना। मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे के मन में ये क्या हो सकता है, डाउट अराइज हो सकता था, ठीक है। तो उस केस में आप 1 रुपये का भी डीआरआर नहीं बनाएंगे, सारा का सारा 2.5 लाख रुपये यानी कि 2,50,000 इस 2,60,000 में से यूज़ कर लेंगे। और अब ये ना कहना कि सर अब 10,000 का नेगेटिव बैलेंस दिखाएंगे, मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे, बस आप सारा का सारा 2.5 लाख रुपये इसमें से निकाल लो, ठीक है सर। हाँ जी सर, क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। चलो, तो आपको डीआरआर का टॉपिक मैंने सिखा दिया, ठीक है जी। अब इसकी एंट्री भी देख लो। सर एंट्री बड़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो जो सर इसकी एंट्री है डीआरआर की, वो एंट्री बड़ी ही आसान है सर। एंट्री इस तरीके से है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सर इतनी बड़ी एंट्री, मैंने कहा हाँ जी आपको पूरा लिखना है। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पी एंड एल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी कि DRR अकाउंट। सर ये भी हमने पूरा लिखना है, मैंने कहा आपने पूरा लिखना है अगर आपने नंबर लेने हैं तो पेपर में। तो एंट्री मैंने आपको क्या सिखाई सर? सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट। सरप्लस का मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर सरप्लस फालतू पैसे पड़े हैं, अकाउंट डेबिट टू, मैंने आपको बताया था नॉर्मल पी एंड एल नहीं बोलती कंपनी क्या करती है, पी एंड एल के आगे श्रीमान श्रीमती लगा के इज्जत देती हैं, उनको रिस्पेक्ट देती हैं। तो ये सरप्लस वर्ड भी एक और नाम आ गया कि सरप्लस जो पड़ा हुआ है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट, ठीक है। जब भी आप ये एंट्री पाओ, इसके अमाउंट लिखने से पहले आप एक वर्किंग नोट बनाना। वर्किंग नोट मैंने आपको बता दिया कि आप सबसे पहले क्या चेक करो सर, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट है। अगर तो आउट ऑफ कैपिटल है तो आपने 25% DRR बनाना है। सर किसका बनाना है? टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर एट देयर फेस वैल्यू, मतलब कंपनी की कितने टोटल डिबेंचर्स हैं और उसकी फेस वैल्यू कितनी है। हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि डिबेंचर पार पे इशू हुआ है, प्रीमियम पे इशू हुआ है या फिर डिस्काउंट पे इशू है, हम तो फेस वैल्यू पे बनाएंगे। और सर हमें इसका भी फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी 1 डिबेंचर रिडीम कर रही है या 5,000 डिबेंचर रिडीम कर रही है, 2,000 कर रही है या फिर 10 के 10,000 डिबेंचर रिडीम कर रही है। हम तो DRR किस पे बनाएंगे सर? हम तो DRR बनाएंगे टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स पे, मतलब जितने कंपनी के टोटल डिबेंचर हैं। तीसरी चीज़ सर, हमने क्या करना है सर, जब भी रिडेम्पशन करनी है सर, हमने जब भी रिडेम्पशन करनी है, हमने इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि जब हम रिडेम्पशन कर रहे हैं क्या हमारे पास ऑलरेडी DRR में कोई पुराने पैसे तो नहीं पड़े हुए। अगर हमारे पास किसी पिछले साल के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस पड़ा हुआ है DRR का, तो हम उसको DRR के बैलेंस में से माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करेंगे सर? पहले हम ये निकालेंगे कि बनना कितना चाहिए। मतलब आप पहले ये चेक करो ओरिजिनल बना के बनना कितना चाहिए, पहले आप बनना कितना चाहिए वो निकाल लो, फिर उसमें से वो माइनस कर दो जितना ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा अब आपको कितना बनाना है DRR। बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर होगी, मज़ा आ गया, कंसेप्ट समझ आ गया, आपने एंट्री भी बता दी, ठीक है। इसकी नरेशन भी क्या लिखोगे? बीइंग DRR यानी कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएटेड, हमने DRR क्रिएट कर लिया, ठीक है जी। इतनी छोटी सी नरेशन लिखनी होती है, आप टेस्ट में भी पूरी नरेशन लिखा करो तब मज़ा आता है, ठीक है ना। आपको वरना पेपर में आधा नंबर कट जाएगा, फिर एग्जामिनर ऐसे ही काट देगा, फिर आपके पूरे नंबर नहीं आ पाएंगे। चलो